नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। हम आज वीडियो का जो पेपर है हिंदी का वो देखते हैं। हिंदी के 2-3 वीडियो अपलोडेड हैं ऑलरेडी। आप इस चैनल पे जाएंगे सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। इस चैनल को अगर आपको सर्च करना है डायरेक्ट सर्च सेट में तो लिखिए @सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट विदाउट स्पेस के। आप सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा सीधा सीधा। उसी में उत्तर प्रदेश अधिक प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोडेड हैं, आप जाके वहाँ पर उनको देख सकते हैं। तो ये 2016 में पेपर हुआ था और उस समय 30 क्वेश्चन आते थे। तो चलिए हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता का डिटेल है, ये पूरा पेपर का नाम है। तो इसमें निर्देश दिया गया 1 से 5 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1 से 5 तक के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरदास के गुरु कौन थे? देखिए, सूरदास के गुरु जो थे वो थे वल्लभाचार्य। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने भगवान के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिनमें अब 500 पद ही उपलब्ध हैं, जो सूर सागर में संकलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद हैं। आगरा के समीप गऊ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्णलीला के पद गाने का आदेश दिया। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आप दिमाग में रखिएगा, इनको नोट भी कर लीजिएगा। आगे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड पॉइंट अगर आएंगे तो भी आपसे वो छूटे ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? देखिए, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतया यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा सही से? यति। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब देखते हैं यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा पूर्ण विराम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाएं, वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पूर्ण विराम ऐसे लगता है, इसका याद कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सा है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयसूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग सामाजिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना होता है। तो ये क्वेश्चन तो अपने आप में ही है, लेकिन उसके साथ इतने सारे फैक्ट हैं जो एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। आप इसको पूरा देखिए वीडियो को, आपको निश्चित ही लाभ होगा उससे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमर्ष क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मन में आने वाले संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33। अमर्ष भी एक क्या है? संचारी भाव है, जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न होता है। तो अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? हम सभी जानते हैं, ये सधुक्कड़ी भाषा थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। संत कबीरदास, इनका जो जन्म हुआ था 1398 में और मृत्यु हुई थी जो 1518 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, इसमें निर्देश दिए गए 6 to 7 के लिए निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है। तो द्रौपदी के चीर एक जो मुहावरा है उसका अर्थ है कभी न समाप्त होने वाला या अनंत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होने का मतलब क्या है? सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 7 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक से पहला एक वर्ड दिया गया है सेंटेंस का और सबसे लास्ट में एक दिया गया है और उसमें य, र, ल, व दिए गए हैं। ये सारे आपको एक एक्यूरेट ऑर्डर में सेटअप करने की, जिससे कि ये जो वर्ड है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें जो सही है, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। उसके बाद यदि क्रोध न हो तो
मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछे जाते हैं तो आप इनको थोड़ा सा सही से अरेंज करिएगा, जिससे पहले एक वर्ड पूरा सेट कर लीजिए, फिर लास्ट वाला कर लीजिए, और बीच में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। 4 वर्ड मिलेंगे आपको, मैक्सिमम 4 ही मिलेंगे, तो 4 को आपस में इधर उधर रोटेट करके भी देखिएगा कि चीज़ें कहीं आपस में सेट तो नहीं हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान। ईशान कोण कहा जाता है उसको, यह है ईशान कोण। क्वेश्चन नंबर 10 है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय का मतलब क्या होता है? गोलाकार घेरा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अब इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसका पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन इत्यादि। तो यहाँ पे आजीवन क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य ये द्विगु समास है। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, बहुब्रीहि समास है। और घुड़सवार में कौन सा समास है? यहाँ पे आई होप तत्पुरुष या कर्मधारय कोई एक होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अब देखिए, कारक जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं, आप जानते हैं। अब यहाँ पे लिखा ठीक समय पर आ जाना, तो मे पर कहाँ होता है? मे पर होता है अधिकरण में, तो अधिकरण कारक होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर का मतलब देवालय होता है, और मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। कौन कौन सा मिश्र वाक्य है ये देखना है हमें। तो जब भी दो वाक्यों का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम मिश्र वाक्य कहेंगे। तो पहला तो नहीं है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये सिंगल वाक्य है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, नहीं, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये हो सकता है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो यहाँ पे ये सही है डी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यहाँ पे जो सेंटेंस जुड़े हैं ये और से जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ठीक है, ये मिश्र वाक्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक एक काव्यांश दिया गया है, उसको पढ़ के उसको उत्तर देना है। चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। इसके बाद है, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, किस चीज़ की इच्छा उत्पन्न हुई है? देखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, जो इसमें हिंदी का वो किया था, कि जब भी हमको कोई भी पैराग्राफ सॉल्व करना है तो उसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको एक नज़र देख लेंगे कि क्वेश्चन के कीवर्ड क्या क्या हैं। जब कीवर्ड हमें मिल जाएंगे तो हम उसको आसानी से उत्तर छांट सकते हैं। अब ये तो सिंपल एक 8-10 लाइन की कविता है, लेकिन पैराग्राफ में जहाँ 10, 15, 20 लाइन होते हैं, वहाँ पे बार बार पैराग्राफ को पढ़ने का मतलब एक टाइम कंज्यूम होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे इसमें है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई किस चीज़ की? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा कवि के मन में उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं, किसका प्रतीक हैं? मन के सूनेपन का प्रतीक क्या है? सूखे पत्ते। इस कविता के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, इस कविता को यही पूछा जाएगा। देखिए, कभी भी सॉल्व करते समय आप अपना मतलब कोई ओपिनियन मत डाल दीजिएगा उसमें, कि हम अपना कोई ओपिनियन उसमें रख दें कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अकॉर्डिंग लिखा है पैराग्राफ, उसी के अकॉर्डिंग उसका उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ? तो यहाँ पे विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ, ये कवि कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो गहनता की फसल से मतलब ये है कि विचारों की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। इसमें भरना है, बीच में क्या होगा? रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। अब यहाँ पे भरना है, राम की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हंसी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए मछली के प्यासे होने की बात की जा रही है, अतः यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। ये तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध कराती हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि वाराणसी है, रामायण है, रामचरितमानस है, गंगा है, मोहन है इत्यादि। तो यहाँ पे राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो नदीश्वर, त्रिपथगा, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमृतरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी, ये हैं सारे। कालिंदी जो है यमुना का, कालिंदी किसका पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे नहीं है, तो कालिंदी नहीं है, यमुना का है वो। क्वेश्चन नंबर 23 है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें सही वर्तनी हमें देखना है कि क्या है। देखिए यहाँ पे जो सही वर्तनी लिखा हुआ है, अवनति ये गलत लिखा हुआ है, मुश्किल आप समझ रहे नहीं है, मातृभूमि ये ऐसा होगा, मातृ यहाँ हो जाएगा, अवनति ऐसा हो जाएगा, श्रृंगार यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ये सॉरी श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, कभी यहाँ ये नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, समूह अर्थक शब्द चिन्हित कीजिए। अब इसमें से कौन से समूह के अर्थ हैं वो आपको चूज करना है कि मतलब 3 एक हैं, बाकी सब डिफरेंट हैं। तो पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। अब भीड़ को हटा दीजिए, बाकी सभी लगभग आपस में रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। अब देखिए प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय और उपसर्ग, ये दो चीज़ें होती हैं। उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ने वाला, और प्रत्यय का मतलब जो बाद में जुड़ने वाला। इसमें है इक, इक प्रत्यय लगा हुआ है, आंशिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, अब ये नीचे दिए गए वाक्य को त्रुटिपूर्ण खंड में चिन्हित करने कीजिए, और यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। अब देखिए इसमें लिखा पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें त्रुटि कहाँ पे है, पुलिस द्वारा, पुलिस द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा यहाँ पे होगा, पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है। तो बधू प्लस उर्मी, ये इसका सही आंसर है। ये है दीर्घ संधि हमारी, जिसमें हस या दीर्घ, छोटा, छोटी, छोटाऊ के बाद क्रमशः समान हस या दीर्घ, छोटी, छोटाऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर बड़ा, बड़ा, छोटी, बड़ाऊ हो जाते हैं। जैसे धर्मार्थ, तो यहाँ हो गया धर्मार्थ, बधूर्मी तो बधूर्मी हो गया। नारी ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर तो हो गया नारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, भिन्नार्थक शब्द का चयन करिए। अब इसमें से कौन से अलग हैं, पावक, अनिल, अनल, कृशाणु। देखिए पावक, कृशाणु, अनल ये अग्नि के पर्यायवाची हैं, अनिल जो है हवा का पर्यायवाची है। हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का विलोम होगा विषाद। क्वेश्चन नंबर 30 है, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें तीसरी क्वेश्चन है, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो गंदला, मैला, मलिन ये पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं, बाकी प्रलय नहीं है, धवल नहीं है, पामर नहीं है। तो ये 30 क्वेश्चन थे। आगे जो अभी पेपर होने वाला है उसमें निश्चित ही इससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पाएंगे, या हो सकता है UPSSC क्वेश्चन को रिपीट भी करता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को रिपीट नहीं होते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको चीज़ें आपस में माइंड में फिटअप हो जाएंगी। बाकी इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए वॉच तो बहुत लोग करते हैं, बट मतलब लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कम से कम इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।